हेलो स्टूडेंट्स, हर हर महादेव। सावन के द्वितीय सोमवारी की आप सबको शुभकामना। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के जो बैच होंगे वो स्टार्ट जैसे ही होंगे तो कुछ लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर आपको डालूंगा ताकि आप ये देख सके कि कैसे तैयारी करवाई जाएगी, ये आप अपने आँखों से देख सके, है ना। साथ ही साथ एप्लीकेशन के अंदर किस हिसाब से तैयारी होती है, कैसे पढ़ाई होती है ना। तो उसके लिए भी मैंने क्या किए हैं, कुछ वीडियोज़ को एप्लीकेशन पर डाले हैं जिसको आप एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं, है ना। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कॉमर्स की तैयारी के लिए आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार आप निश्चित रूप से तेजस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके एक बार आप कोर्स पर ज़रूर विजिट करिए, ताकि वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे तैयारी हमें करवाई जाएगी, किस हिसाब से तैयारी होगी कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा। ठीक है, तो इस क्रम में हमने जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप कॉल एंड व्हाट्सअप करिए, मैं आपको क्या करूँगा, इसका लिंक भेज दूंगा जहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके फिर कोर्स को जब तक आप मतलब एक बार पहले देख लें, समझ लें, फिर परचेज करें। और यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारा दरभंगा में सेंटर है, वहाँ पर आकर के आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और कल कुछ बच्चों के रिजल्ट भी आने वाली हैं, तो अगर वो कुछ रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, रिजल्ट आप देख लीजिए और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, बिल्कुल फ्रेश रूप से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि फटाफट बैचेज ज्वाइन करो, क्योंकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि हर एक लेक्चर, हर एक टर्म्स का एक इंपॉर्टेंस है यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कंटेंट में, तो हमने बिजनेस मैनेजमेंट के लगभग 5 से 6 लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं ना, 5 से 6 लेक्चर्स मैंने डाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के। ठीक है, क्योंकि बिजनेस रिसेंट टाइम में बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने उसी यूनिट से अपनी शुरुआत की है। बाकी और भी यूनिट्स आएंगे धीरे धीरे करके, सारे यूनिट्स को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तो वो कवर किया जाएगा। तो 4-5 लेक्चर्स आप देखेंगे, 5 लेक्चर्स हैं और 6 आपको इसके पीडीएफ दिखेंगे जो सिलेबस दिया हुआ उसको एकदम डीप रिसर्च करके बिल्कुल बनाई गई हैं। उस जब कंटेंट को आप ओपन करेंगे तो आपको कंटेंट के साथ साथ हर एक लेक्चर में 10-10 एमसीक्यूज देखेंगे आप, जो कि आपको घर से प्रैक्टिस करनी होती है अगर उसमें कोई डाउट होता है तो वो पूछिए। फिर वीकली एमसीक्यू मैं करवाता हूं जो कि यूट्यूब पे होंगी। अगले शनिवार को आप बिजनेस मैनेजमेंट के वीकली एमसीक्यू ज़रूर देखेंगे और मैं कहूँगा कि ज़रूर उस दिन विजिट करिएगा, है ना। शनिवार को निश्चित रूप से वीकली एमसीक्यूज करवाई जाएंगी, मैं शाम को वीकली एमसीक्यूज लूँगा, सुबह या शाम दोनों में से जैसा भी, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो उस टाइम निश्चित रूप से लाइव रहेंगे और वीकली एमसीक्यू में ज़रूर भाग लीजिएगा बिजनेस मैनेजमेंट के। जो मतलब जो भी 5-6 लेक्चर्स आप पढ़ेंगे उन सब का, या 6-7 लेक्चर जो भी एक वीक में होती है, उन सब की लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे आपको करवाता हूँ, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकें, है ना। तो ये तो थी एप्लीकेशन के अंदर मैंने डाले हैं कुछ वीडियोस, मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5-6 लेक्चर्स के बाद HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से अपनी शुरुआत की है, जिसका पीडीएफ आप यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। यहाँ पर आप पीडीएफ देख पाएंगे, इसके पीडीएफ्स हैं और लास्ट में इसके 10 एमसीक्यूज होंगे। लास्ट में जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पर, लास्ट में जैसे ही जाएंगे तो एमसीक्यूज है जो कि 10 है, अच्छे एमसीक्यूज हैं, नहीं एक लेंदी कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज में डाल देता हूँ उसमें, ताकि वो 10 एमसीक्यू पूरे चैप्टर को आप पूरे क्या कर दे, रिवाइज करवा दे, है ना, ताकि एक बार पूरी चैप्टर आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर्स की, है ना। और लेक्चर्स अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना, उनको बताना, और आप अगर अच्छा लगता है तो आप बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेज के लिए कॉल एंड व्हाट्सअप, इस नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सअप करके बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला एचआरएम के सब अगर हम बात करेंगे तो एचआरएम के कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शन, इस चैप्टर अगर हम कहेंगे तो इस लेक्चर में एचआरएम के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, रोल हैं, इसकी जो फंक्शंस है उसकी चर्चा की गई है। सबसे पहले चर्चा की गई है कंसेप्ट और मीनिंग की, जिसके अंदर आप डेफिनेशन देखेंगे कि एचआरएम के क्या क्या डेफिनेशन है इसके बारे में। तो सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा कि इज अ मैनेजमेंट फंक्शन connected with the hiring, motivating and maintaining people in an
ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी क्या है इंडिविजुअल को क्या करना, इंडिविजुअल मतलब जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ को हायर करना, उसको मोटिवेट करना, उसको मेंटेन करके रखना जो है वही एचआरएम कहलाता है। नहीं, एक मैनेजमेंट फंक्शन की तरह ही ये काम करता है। इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या किया गया, एक साथ ऐड करके आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, अगला होगा अकॉर्डिंग टू द गिवलक, HRM is a concerned with most effective use of people to achieve organizational and individual goal। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल को एक साथ क्या करना है, एक साथ, जो क्योंकि जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं उनके अपने गोल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना गोल होता है। तो एचआर क्या करता है, दोनों के गोल को एक साथ कंबाइन करके अचीव करने की कोशिश करता है, ताकि जो हमारा स्टाफ रहे वो मोटिवेटेड रहे और मोटिवेशन के साथ वो काम करे, जिससे कि उसके खुद के भी, क्योंकि उसके खुद के गोल अगर अचीव हो रहे हैं तो वो मोटिवेट रहेगा और अच्छे से काम करेगा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेसलर की बात करेंगे, द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कैरिंग आउट द पीपल इन ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग एंड अप्रेजिंग कॉम्प्रोमाइज एचआरएम, ये सारे फंक्शंस एचआरएम के अंतर्गत आते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, तो वो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पर दिए गए। क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं एचआरएम के, वो यहाँ पर देखेंगे। बोला ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एंड देयर इफेक्ट मैनेजमेंट इन द की टू इट्स सक्सेस। दूसरे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है, his success is most likely to be achieved if the personnel policies and procedure of the enterprises are closely linked with and make a major contribution to the achievement of corporate objective and strategic plan। ठीक है, ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नीचे लिखे गए हैं। तीसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं द कॉर्पोरेट कल्चर एंड द वैल्यूज, organizational climate and managerial behavior that emanate from the culture will exert a major influence on the behavior of on the achievement of excellence। This culture must therefore be managed, which means the organizational values may need to be changed or reinforced, and that continuous effort starting from the top will be required to get them accepted and acted upon। ठीक है, ये तीसरी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है एचआरएम की। अगर हम चौथी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे एचआरएम की, तो वो है एचआरएम इज अ कंसर्न विथ इंटीग्रेशन, गेटिंग ऑल द members of the organization involved and working together with a sense of कॉमन पर्पस। ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि आज का जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी वेरिएट है, तो आपको एक एक एस्पेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, पढ़ करके समझ करके जाने पड़ेंगे, है ना। तो ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि जस्ट आपके डेफिनेशन के नीचे दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने ऐड इसमें किया है एजम्पशंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम के भी कुछ अपने एजम्पशंस, जैसे आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो आप उसके एजम्पशंस को देखेंगे, तो ठीक उसी तरह से एचआरएम के भी एक कुछ एजम्पशंस हैं जो कि आपके नोट्स में दिए गए हैं, और ये जो पीडीएफ नोट्स है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। यदि आप नए हैं तो आप एक बार जा करके वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर, मतलब वहाँ से ज्वाइन हो जाए उसमें। तब भी अगर नहीं हो पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अगली है कि द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिजर्वायर ऑफ अनटैप्ड रिसोर्स। जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो अनटैप्ड रिसोर्स होते हैं, मतलब उसको टैप नहीं किया जाता है। जब तक नल को आप टैप नहीं करेंगे उसमें से पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह से कहा कि जब तक उस मेंबर्स को आप टैप नहीं करेंगे वो मोटिवेट होकर के काम नहीं कर पाएगा, वो गोल के प्रति काम नहीं कर पाएगा। अगले है देयर इज स्कोप फॉर अनलिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। उस रिसोर्सेज के अनलिमिटेड क्या है डेवलपमेंट हो सकते हैं, जितने आप चाहोगे। कहते हैं ना कि जैसे एक टीचर जिस तरह से विद्यार्थी को चाहे उस तरह का बना सकता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो जो स्टाफ होते हैं उसको जिस तरह से डेवलप करना चाहे उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है ना। सी कह रहा है, तीसरा कह रहा है
इट इज़ मोर इन द नेचर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रस्ट फ्रॉम आउटसाइड। वो खुद भी डेवलप होता है और बाहरी दुनिया से भी अपने आप को डेवलप्ड करता है। अगली है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अंडरगोज डेवलपमेंट विद द ओवरऑल बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर। मतलब ओवरऑल बेनिफिट्स को देखते हुए अपने मेंबर्स को डेवलप करने का काम करता है। कौन? एचआरएम। ठीक है, एचआरएम के एजम्पशंस। द ऑर्गेनाइजेशन फर्दर डेवलप अ कल्चर इन विच utmost emphasis is placed on harmonious superior subordinate relation, teamwork, collaboration among different group of individual, open communication and above all integration of the goals of the organization with the needs of the employee। मतलब वहाँ पर कोलैबोरेशन की बात होगी, साथ ही साथ टीम वर्क की बात होगी, साथ ही साथ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन की बात होगी। ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपको एचआरएम के अंतर्गत दिखेंगे। अगली है, टॉप मैनेजमेंट टेक्स द इनिशिएटिव फॉर एचआरएम, फॉर्मुलेट्स नेसेसरी प्लान एंड स्ट्रेटजी एंड क्रिएट एन ओवरऑल क्लाइमेट एंड सपोर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन लेता है और जो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं या लोअर मैनेजमेंट होते हैं वो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने का, इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। यहाँ पर ये बातें कही गई है आपके एजम्पशंस के अंदर। इसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम दिए गए हैं। तो एचआरएम के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 4 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, इसके साथ अन्य ऑब्जेक्टिव भी हैं, लेकिन अपने को 4 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना होता है, जो कि है सबसे पहला सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव बात करेंगे मतलब सोसाइटी से संबंधित। मतलब द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स आर सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड्स एंड चैलेंज ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी की नीड्स है, जो उसके चैलेंजेज हैं, उस चैलेंजेज को मतलब कहते हैं कि द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव आर सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल नीड्स एंड चैलेंज ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के नीड्स एंड चैलेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कौन? सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। While doing so, they have to minimize the negative impact of such demand upon the organization। मतलब इसका काम होता है कि उसकी जो नेगेटिव जो अफेक्ट होंगे उसको क्या करना? कम से कम करना। कहता है द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज देयर रिसोर्स फॉर सोसाइटी बेनिफिट्स इन इथिकल वेज में लीड टू रिस्ट्रिक्शन। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएंगे। एग्जाम्पल कहता है सोसाइटी में लिमिट ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन टू लॉ दैट इन्फोर्स रिजर्वेशन इन हायरिंग एंड लॉ दैट एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन, सेफ्टी एंड अदर सच एरिया ऑफ सोसाइटल कंसर्न। वहीं सोसाइटी लॉ को ध्यान में रखते हैं, हायरिंग के अंदर रिजर्वेशन की बात करता है, और फिर वही सोसाइटी के लिए वो चैलेंज बन जाता है कि सेफ्टी को लेकर के, है ना। कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए डॉक्टर को किसी को हमने 55 पे हायर किया और किसी को हमने 25 पे हायर किया, तो कहीं ना कहीं एक लंबा गैप बनेगा, कहीं ना कहीं एक सेफ्टी कंसर्न वहाँ पर बन जाएंगी, है ना। तो उस सोसाइटल ऑब्जेक्टिव को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे उसके इम्पैक्ट को कम करना है, ये देखना एचआरएम का काम है, उसका ऑब्जेक्टिव है, जो कि सोसाइटल ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अगली और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आएगा कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कहा द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। Human resource management is not an end itself. It is only a means to assist the organization with its primary objective. Simply stated, the human resource department exists to serve the rest of the organization। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो उसके अंदर ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंतर्गत एक एचआर पूरे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने का, सेवा करने का काम करता है। अगली होती है कौन सी? फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, कहा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ट्राई टू मेंटेन द डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन एट अ लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स। मतलब जो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कहा कि मेंटेन करना है डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू अ लेवल अप्रोप्रिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो नीड्स हैं उसके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, उस कंट्रीब्यूशन को क्या करना है? मैनेज करना है। क्या करना है? उसको मेंटेन करना है। ह्यूमन रिसोर्स आर टू बी एडजस्टेड टू सू द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स। ठीक है, द डिपार्टमेंट्स लेवल ऑफ सर्विस मस्ट बी टेलर्ड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन इट सर्व, है ना। ये कह रहा है कौन सा? किसके अंदर?
आपके फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। चौथी जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव असिस्ट द एम्प्लॉयज इन अचीविंग देयर पर्सनल गोल एट लीस्ट इन सो फार एज दिस गोल्स enhance the individual's contribution to the organization। ठीक है, personal objectives of employees must be met if they are to be maintained, retained and motivated, otherwise employee in performance and satisfaction may decline, giving rise to employee टर्नओवर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे, जैसे अगर कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि उनको क्या करना है, मोटिवेट करके रखना है, उनको रिटेन करके रखना है, ट्रेंड करके रखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे जैसे उनके सेटिस्फैक्शन मतलब उनके कम होंगे, मतलब उसका वो देखेगा कि जो हमारे जो गोल थे इस ऑर्गेनाइजेशन में आने का, जैसे हमको ऐसे सैलरी मिले, इस तरह की गाड़ी मिले, इस तरह का अचीवमेंट रिकॉग्निशन मिले, अगर वो नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम होती जाती है और साथ ही उसका परफॉर्मेंस भी क्या होता है, डाउन होता है। और परफॉर्मेंस डाउन होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर को हमको बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर है? अगली बात करते हैं फंक्शन ऑफ एचआरएम्स की। फंक्शन ऑफ एचआरएम की बात करेंगे तो आता है उसमें कौन सा, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शन। ये दो फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखकर जानी है कि अगर हमारे एचआरएम के फंक्शंस की बात की जाएगी तो आएंगे उसमें कौन, मैनेजरियल फंक्शन आएगा एंड ऑपरेटिव फंक्शन आएगा। मैनेजरियल फंक्शन में आएंगे यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जबकि ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर आएंगे प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। ये दो उसके मेन और क्या है, फंक्शंस हैं, जिसके अंदर मैनेजरियल फंक्शन के अंदर 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जबकि ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर 5 फंक्शंस हैं, प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। ये 5 ऑपरेटिव फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब मैनेजरियल फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो कहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पे इसकी जरूरत होती है। द टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग स्ट्रैटेजी एंड गिविंग डायरेक्शन टू द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सच प्लान। मतलब टॉप मैनेजमेंट क्या किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि स्ट्रैटेजी को फॉर्म करना है और डायरेक्शन देना है। क्या करना है, डायरेक्शन देना है, ताकि जो सक्सेसफुल उस प्लान, और साथ ही साथ डायरेक्शन इसलिए क्योंकि उस प्लान को हम सही तरीके से क्या कर सके, अप्लाई कर सके, है ना। इन द प्रोसेस दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इस प्रोसेस के अंदर वो कुछ अलग अलग फंक्शंस को फॉलो करते हैं, जिसमें आती है कौन सी, पहली आती है प्लानिंग। बोला द मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द वैकेंट पोजीशन और वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन दे नीड टू बी फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, प्लानिंग में क्या जाएगा, प्लानिंग में कहा कि द मैनेजमेंट मस्ट अवेयर ऑफ द वैकेंट पोजीशन, कितने वैकेंट पोजीशन है, उस वैकेंट पोजीशन के हिसाब से लोगों को क्या करना है, वहां पर डालना है। अगली होती है ऑर्गेनाइजिंग। द मैनेजर्स हैज टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेटिव फंक्शन। जब वो अपने ऑपरेटिव फंक्शन के लिए क्या करता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, उसको वो कहाँ पर आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा। ब्रिंगिंग टुगेदर द ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत वो ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स दोनों को क्या करता है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जोड़ता है एक फ्रेमवर्क में। अगली होती है कौन सी, डायरेक्टिंग। वंस द फ्रेमवर्क इज रेडी द मैनेजर इंस्ट्रक्ट एंड गाइड द टीम टू वर्क अकॉर्डिंगली टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। क्या करना, जैसे ही फ्रेमवर्क बन गए, रेडी हो गए, तो वहाँ पर क्या करता है, मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है कि टीम को टू वर्क अकॉर्डिंगली द मीट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि आप इस तरह से काम कर सकें, क्योंकि हमें जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें, है ना। अगली आती है कौन सी भाई, उसमें कंट्रोलिंग आती है। द मैनेजमेंट प्री डिफाइंड द स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड द लेटर एनालाइज द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सच क्राइटेरिया थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस। यहाँ पर क्या करती है, कंट्रोलिंग, जहाँ मैनेजर प्री डिफाइन करता है स्टैंडर्ड्स को, क्या करता है, एक स्टैंडर्ड्स को, एक क्राइटेरिया को प्री डिफाइन करता है किसके, परफॉर्मेंस के, और फिर उसके बाद एनालाइज करता है रिजल्ट को, उस सच क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजल्ट को क्या करता है, एनालाइज करता है
उसके लिए वो क्या करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस। ये एक चैप्टर भी है, मतलब लेक्चर के रूप में आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस। जब आप आगे इसके एचआर के अलग अलग आगे भी बहुत सारे सिलेबस है, आप जब यूसी के सिलेबस को देखेंगे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस को उन्होंने क्या किया है, एक मतलब टर्म्स बना के दिए, एक टॉपिक्स बना के दिए, जिस टॉपिक को हमने लेक्चर के रूप में लिया है। मतलब टोटल इसमें मतलब मैनेजमेंट में 6 लेक्चर्स थे और इसमें करीबन 9 लेक्चर्स करने वाले हैं हम, है ना, जिसके कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। तो आप उसको जरूर देख करके ये डिसाइड करिए कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से परफॉर्म हमें करनी है। वली अगला है ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन की बात करेंगे तो कहा ऑपरेटिव फंक्शन आर दोज विच आर टेकन ऑन द डिपार्टमेंट लेवल और मिडिल लेवल, मेनली कंसर्न अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड एट द मैनेजरियल लेवल। अगर हम मैनेजरियल फंक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर वो लगभग वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे कि मिडिल लेवल एंड डिपार्टमेंटल लेवल जो होते हैं वो मैनेजमेंट यहाँ पर काम करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, अगली आती है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट की जब बात करेंगे भैया, कहा द एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। प्रोक्यूरमेंट के अंदर कहा कि जो एक्विजिशन करना, क्या करना, एक्विजिशन करना ह्यूमन रिसोर्स को इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, कितने पर्सनस की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट। सुटेबल कैंडिडेट को क्या करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द वर्कफोर्स इन द राइट पोजीशन। ठीक है, राइट पोजीशन पे उस वर्कफोर्स को वहाँ पर क्या करना है, रिक्रूट करना है। अगली डेवलपमेंट का, टू डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल एंड टैलेंट विद द एम्प्लॉयज द मैनेजर्स हैव टू यूज वेरियस ट्रेनिंग टेक्निक्स। अलग अलग ट्रेनिंग टेक्निक्स को लेकर के क्या करना है, उन्हें डेवलप्ड करनी है। क्या करनी है, डेवलप करनी है। कि जैसे जैसे हमारा इंडिविजुअल, हमारा जो क्या है स्टाफ है, हमारे जो अंदर काम कर रहे लोग हैं, अगर वो डेवलप करेंगे तो उनकी क्या होंगी, वो ग्रोथ जैसे करेंगे तो उस ग्रोथ का फ़ायदा जो है अंतो अंत तक किसको मिलने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलने वाला है। अगली आती है कौन से, उसमें कंपनसेशन। कंपनसेशन की बात करेगा, कंपनसेशन इज द फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन गिवन टू एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ देयर सर्विस। जो सर्विस हम उनसे ले रहे हैं, जो सेवाएं वो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, उसके बदले जो रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, ये रेमुनरेशन आता है किसके अंतर्गत, कंपनसेशन के अंतर्गत आता है। क्या आता है, कंपनसेशन के अंतर्गत आता है। द एम्प्लॉयज आर लेबल टू गेट अदर बेनिफिट्स सच एज बोनस एंड इंसेंटिव। इसके साथ साथ उन्हें कुछ अदर बेनिफिट्स, पैकेजेस भी दिए जाते हैं। तो कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट का एक पूरा चैप्टर है जो कि आप लेक्चर के रूप में पढ़ेंगे, है ना। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, उसमें पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है, इन तमाम प्रश्न को आप क्या करेंगे, उस लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब पूरा एक डीप पढ़ाई होने वाली है एचआरएम की, जिसको पढ़ने के बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो इसी नेट एग्जाम संबंधित हो, प्रोफेसर एग्जाम संबंधित हो, कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। अगली है इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन मीन्स मेकिंग द न्यू एम्प्लॉय फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू देयर टास्क और प्रोसेस। मतलब जो न्यू एम्प्लॉय को हम ले कर आते हैं, उसको क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क, ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ उनको मिलवाना, उनके साथ उनको क्या करना, फैमिलियर करवाना, मतलब एक फैमिली की तरह उन्हें ट्रीट करना, है ना, इंटीग्रेशन। इट इंट्रोड्यूस देम टू द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड देयर कलीग्स। मतलब जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट और उसके कलीग्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। अगली होती है मेंटेनेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज द रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय विच रिक्वायर प्रोवाइडिंग देम विद वेरियस बेनिफिट्स like facilities like PF, life insurance, accidental insurance, health insurance, pension, gratuity, allowance, taking other health and safety measures, जिसको देकर क्या करना है, उस व्यक्ति को अपने अंदर बनाए भी रखना है। अगली आती हैं कौन सी, अदर फंक्शंस में आएंगी। मैंने कहा था ना कि कुछ टॉप मोस्ट फंक्शन है, कुछ अदर फंक्शंस भी आएंगे। तो कुछ अदर फंक्शन में आती हैं कौन सी, एडवाइजरी फंक्शंस। कौन सी आती हैं, एडवाइजरी फंक्शन। कहते कि एडवाइजिंग टॉप मैनेजमेंट, एचआर जो डिपार्टमेंट होता है, एचआरएम जो मैनेजर होते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस भी करते हैं कि इस तरह के लोग हमें चाहिए, इस तरह से मैं लोगों से काम करवाना चाहता हूँ। ये
एडवाइज करना, क्या करना उनका काम है, जिसके अंतर्गत वो एडवाइजिंग टॉप मैनेजमेंट को एडवाइज करता है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट हेड को क्या करता है, डिपार्टमेंट हेड को भी क्या करता है, वो एडवाइज करता है। अगली आती है कौन सी, स्ट्रेटेजिक फंक्शन। स्ट्रेटेजिक फंक्शन की हम बात करेंगे, कहा स्ट्रेटेजिक एचआरएम फंक्शन इन्वॉल्व एचआर प्रैक्टिस विद द ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब हम किस हिसाब से काम करें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो ही, साथ ही साथ अपने इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाकर रखें। इसके लिए क्या करता है, एचआर स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एचआर। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटेजिक एचआर कहते हैं। ठीक है, अगली जिसके अंदर वो क्या करेगा, बेंचमार्क सेट करेगा, अलाइनिंग बिजनेस आउटकम विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और नेशनल गोल और बिजनेस के जो आउटकम्स है उसको क्या करेगा, साथ में अलाइन करेगा, जोड़ेगा। मेजरिंग एचआर कंट्रीब्यूशन, एचआर कंट्रीब्यूशन को क्या करेगा, मेजर करने का काम करेगा। ये उसी के क्या है, पूरे डिफाइन किए गए हैं। एक बार पढ़ना है तो आपको अपना समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे नहीं समझ में आता तो मैं कहता भी हूँ, और क्लास में भी, ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूँ, ऑनलाइन जो मेरी स्टूडेंट है तो उसको मैं कहता हूँ कि अगर कोई तुम पढ़ते हो, कोई टर्म्स नहीं समझ में आता है, आप जस्ट मुझे व्हाट्सअप करो, उस पर मैं रिप्लाई करूँगा, है ना। बाकी कोई बहुत हार्ड टर्म्स नहीं है, इसी को क्या किया गया, उसने डिफाइन करके पूरा बताया है। अगली हैं कौन सी, हमारे एचआरएम के मॉडल्स, द फॉब्रम टिची एंड देवना मॉडल। ठीक है, एचआरएम के अलग अलग मॉडल्स हैं, उस मॉडल के क्या, क्योंकि मॉडल के क्या करता है, वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछता है। तो एचआरएम के मॉडल की बात करेंगे तो उस मॉडल के अंदर कौन सी बात कही गई है, इस पर क्या करना है, ध्यान देना है, क्या करना है, इस पर ध्यान करना है ना। अगली बात करेंगे क्या कर, द फॉर्मूला ट्रिची एंड डेवना मॉडल की बात करेंगे। द फॉब्रम मॉडल ऑल्सो नोन एज मैचिंग मॉडल, इसको मैचिंग मॉडल का नाम दिया जाता है, जो कि फोकस होते हैं ऑन अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी, एचआर एक्टिविटीज विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी को क्या करना, मतलब अलाइन करना किसके साथ, एचआर एक्टिविटी के साथ, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी उनको क्या करना, एक साथ अलाइन करना। इट एम्फेसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फोर की एचआर फंक्शंस, सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड्स। इस चार की फंक्शंस को क्या करता है, चार की फंक्शंस को इंटरकनेक्ट करने पर वो जोर देगा। उसके बाद कहते हैं ensuring they work in harmony with the company strategic goal. This model developed by Fobram, Tichy and Devna essentially aims to create a tight fit between HR system and business plan. जिसका मेन एम था क्या, कि HR सिस्टम को इतने हम टाइट फिट के रूप में बदलेंगे कि बिजनेस प्लान और हमारा बिजनेस प्लान और क्या कहते हैं, सॉरी, HR सिस्टम और बिजनेस प्लान दोनों एक साथ इतने टाइट फिट हों कि हवा भी बाहर नहीं निकल सकती, है ना। चलिए अगला है द अल्ड्रिच मॉडल, सबके फिगर्स आउट भी किए गए हैं। अल्ड्रिच मॉडल की बात करेंगे, कहा अल्ड्रिच मॉडल डेवलप्ड बाय डेव अल्ड्रिच रीसेप द एचआर फंक्शन बाय पोजिशनिंग इट एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर रेदर देन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव वन। उन्होंने कहा कि एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक है। क्या है, स्ट्रेटेजिक है। इट एम्फेसाइज एचआर रोल इन अलाइनिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पर कहा कि एचआर जो होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, उनका काम होता है, एचआर का रोल होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ क्या कर, अलाइन करे, फिर उसका इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस पर देखें, क्या करे, ओवरऑल परफॉर्मेंस पर देखें। दिस मॉडल रीडिफाइन एचआर प्रायोरिटाइज एंड इंकरेज अ शिफ्ट टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो जो मेन थीम है मॉडल के, वो बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आया तो वो क्या करेगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में अलग अलग एचआर मॉडल को डाल करके उसके फंक्शंस को इस तरह दिखाने का बोलेगा, क्या करिए, इसको मैच करिए। अगली है द गेस्ट मॉडल। गेस्ट मॉडल की बात करेंगे, बोला डेविड गेस्ट मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट emphasize the link between HRM practice and organizational outcome। HRM के जो प्रैक्टिस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स हैं उन दोनों को लिंक करना। फोकसिंग ऑन हाउ स्पेसिफिक HRM स्ट्रेटेजीज ट्रांसलेट इनटू डिजायर्ड रिजल्ट, कि कैसे HRM स्ट्रेटेजी ट्रांसलेट करता है डिजायर्ड रिजल्ट्स को। द मॉडल हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन, कमिटमेंट, flexibility and quality in achieving business goal. It also consider behavioral performance and financial outcome as indicators of success। ये किसने कहा है, डेविड गेस्ट मॉडल के अंतर्गत।
अगली जो और लास्ट मॉडल है वो है कौन सी, हार्वर्ड मॉडल। क्या मॉडल है, हार्वर्ड मॉडल, है ना। इस तरह का देखिए कलरफुल नोट्स, पूरे परफॉर्मा भी आपको मैं साथ में दिखाता हूँ ताकि एक पूरा विजुअल पिक्चर्स आपके दिमाग में बन सके। कहा द हार्वर्ड मॉडल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्फेसाइज अ स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर सेंट्रिक अप्रोच। ये क्या है, स्टेक होल्डर सेंट्रिक अप्रोच है टू HR। इट प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ वेरियस स्टॉक होल्डर, नहीं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, सोसाइटी, वेन मेकिंग HR डिसीजन। क्या करना, उनको भी प्रायोरिटाइज करना, उनके नीड्स को भी प्रायोरिटाइज करना, ये HR का काम है। दिस मॉडल हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ HR प्रैक्टिस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम। मतलब HR की प्रैक्टिस कैसी है और उसका इम्पैक्ट कैसा है ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम पर, इसको देखना, इसको हाईलाइट करना ही क्या करना है, हार्वर्ड मॉडल का काम है। कहा कि अलाइनिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय बैलेंसिंग दीज इंटरेस्ट, मतलब क्या करना है, इन सभी के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए HR को क्या करना होता है, डिसीजन लेना पड़ता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्टेक होल्डर के रूप में जाने जाते हैं। अगली है हमारी द वर्विक मॉडल। वर्विक मॉडल की बात करेंगे। वर्विक मॉडल डेवलप बाय हेनरी एंड पीटर ग्रीव emphasize the influence of contextual factors of human resource management practice. It acknowledges that HRM strategy and practices should be tailored to the specific circumstances of an organization rather than adopting one size fits of all approach। जो कि इस मॉडल की हम बात करेंगे तो कहा कि HRM प्रैक्टिस ये करता है, एक्नॉलेज करता है HRM पे प्रैक्टिस, सॉरी HRM स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस को टेलर करता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर वो HR की प्रैक्टिस किस प्रकार से काम करके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। इस चीज़ को टेलर करेगा कौन, वर्विक मॉडल। क्या कौन सी, कौन, वर्विक मॉडल की बात होगी। अगली अदर मॉडल में आएंगी कौन सी, द 5 P's मॉडल। 5 P's मॉडल क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैव 5 की एरिया, जिसमें पहला है पर्पस, प्रिंसिपल, प्रोसेस, पीपल एंड परफॉर्मेंस। दिस मॉडल डेवलप बाय रेंडल एस सल्चर एंड इन 1992 में रेंडल एस सचलर के द्वारा दिया गया है ये 5 P's मॉडल, जिसके अंदर 5 P's के अलग अलग अर्थ हैं। पहला P का मतलब है पर्पस, दूसरा P का मतलब है प्रिंसिपल, तीसरा P का मतलब प्रोसेस, चौथे P का मतलब पीपल एंड पांचवें P का मतलब होता है परफॉर्मेंस। क्लियर, ये है 5 P's मॉडल। अब आती है इन्वायरमेंट ऑफ HRM। HRM के भी इन्वायरमेंट है, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसी तरह से HRM के भी अपने इन्वायरमेंट होते हैं, जिसके अंदर आते हैं दो इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हम HR के इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करेंगे उसके अंदर कौन कौन आता है, तो आते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड यूनियन, स्ट्रैटेजी एंड प्रोफेशनल बॉडीज, नहीं। जबकि एक्सटर्नल में आएंगे पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल, ये सारे आएंगे इन्वायरमेंट ऑफ HRM के एक्सटर्नल साइड में। द नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट हेल्प्स द HR मैनेजर हर टीम टू बिकम प्रोएक्टिव, नहीं उनके इन्वायरमेंट का नॉलेज उसके HR मैनेजर को होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को प्रोएक्टिव कर सके, पहले से ही उस चीज़ के लिए एक्टिव कर सके जो चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट ऑफ HRM की बात कही गई है। इसके बाद आप देखेंगे हर एक लेक्चर्स में हमने MCQs को ऐड किया है। ये MCQs आपके प्रैक्टिस के लिए है। जब भी मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो कहता हूँ कि इसको आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करने घर पर। जैसे ही एक बार आपने पढ़ा इसको फिर से घर में पढ़िए और साथ ही साथ क्या करिए, इसके MCQs करिए। क्या करिए, इसके MCQs करिए, है ना, इससे क्या करिए, MCQs करिए, ताकि आपको पूरा का पूरा जो लेक्चर्स है वो रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपको कहीं दूसरे जगह किसी भी तरह से इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार लेक्चर्स पढ़ेंगे, फिर उसके अगर 10 से 11 MCQ मैं सब में डालता हूँ, 11 शुभ होता है तो 11 MCQ में डालता हूँ, ताकि पूरा का पूरा जो लेक्चर्स है उस 11 MCQ के थ्रू रिवाइज हो जाए। या कुछ अगर नए टर्म्स भी उसमें आते हैं तो वो नए टर्म्स आप मुझे डाउट के रूप में पूछ सकते हैं, है ना। तो कैसा लगा लेक्चर्स, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 HRM के अंतर्गत, नहीं लेक्चर नंबर 1 था HRM के अंतर्गत, जो कि UGC नेट दिसंबर एग्ज़ाम 2025 के जो कहीं ना कहीं एक दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए जो हमारी तैयारी है
पहले से जो एक क्या है, एक स्ट्रैटेजिकल तैयारी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, उसका एक झलक था जिसको आपने यूट्यूब पर देखा है ना। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं किस हिसाब से पढ़ाई जाएंगी, किस हिसाब से समझाई जाएंगी। और अगर किसी भी तरह की कॉल एंड क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके क्लियर वहाँ पर से जानकारी ले सकते हैं। कॉल एंड व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर नंबर दिया ही हुआ था, आप इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन के अंदर भी बिजनेस मैनेजमेंट के मैंने 6 लेक्चर्स वहाँ पर डाले हैं, जिसको आप वहाँ पर जाकर के एक बार देख सकते हैं किस हिसाब से एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाई जाएंगी। वहाँ लाइव क्लासेस चलती हैं, बाद में वही लाइव रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि अगर आपने कभी लाइव मिस किया तो उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।